हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड इसी के साथ जो है हम करते हैं हमारे प्यारे से सेशन को स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है श्यामा खंडेलवाल एंड मैं बाय क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने आए हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स। क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स। ओके। सो मेरा काम रहेगा यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग बना देना, ताकि अपने जो है बहुत अच्छे से जो है पास कर सके इस सब्जेक्ट में और बहुत कॉन्फिडेंटली क्या करे, एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है, और एक नारे के साथ जो है हम यहाँ पे आए हैं, वो नारा है अब की बार 90 पार। ठीक है, अब की बार जो है इकोनॉमिक्स में कितना लेके आना है, 90 पार। तो हमको 90 प्लस मार्क्स लेके आना है, ये हमारा टारगेट है। तो इसी के साथ जो है, इसी उम्मीद के साथ हम इस क्लास को अटेंड करेंगे। अच्छा, एक बात ये एंड दूसरी बात ये कि मैं आपको अपनी क्लास में जो है क्या देने वाली हूँ, हैंड रिटन नोट्स देने वाली हूँ। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। तो ये जो है क्या है, बच्चे को ना, जब भी आप बच्चे हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, उनको सब्जेक्ट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। एंड क्या होता है ना, आपको जब बुक्स रहती है ना वो थोड़ी बल्की होती है। ठीक है, एंड जब आप वो नोट्स से पढ़ते हैं ना तो वो बहुत समराइज्ड फॉर्म में रहता है, क्रिस्प रहता है। एंड नोट्स में ना अपनेपन की भावना रहती है, क्योंकि आप अपने हाथ से उस चीज को बनाए हुए रहते हो। सो इसी उम्मीद के साथ एंड इसी सोच के साथ जो है मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ हैंड रिटन नोट्स का। ठीक है, सो आप बच्चों से बस मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप वीडियोस को अच्छे से देखें, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। एंड साथ साथ जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी, वो नोट्स आप अपनी कॉपी में जो है प्रॉपर उसको मेंटेन कीजिए एंड कलरफुल पेन से बनाइए, ताकि जब आप फ्यूचर में उन नोट्स को पढ़े तो आपको पढ़ के अच्छा लगे। देखो, सुंदर चीज देखना किसको अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही हम अपने नोट्स को देखें तो हमको क्या करें, पढ़ने का मन करे। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, नोट्स को बनाना है। जो बच्चे अच्छे से नोट्स बनाएंगे एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप में उसको शेयर करेंगे या कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, तो उनमें से कुछ सिलेक्टेड बच्चों को मेरी तरफ से क्या रहेगा, गिफ्ट रहेगा। बेफिक्र रहिए, मैं पक्का पक्का गिफ्ट देने वाली हूँ, जिनका नोट्स मेरे को बेस्ट लगेगा उनको। सो इसी उम्मीद के साथ जो है कि आप अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। चलिए, सबसे पहले जो है एक चीज तो मैं बता देती हूँ, हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स जो है ना वो चैप्टर 5 जो कि है मनी, सबसे पहले वो पढ़ाती है एज कम्पेयर टू चैप्टर 1 2 3 4। तो पहले वो 5 पढ़ाते हैं, तो हम भी उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चैप्टर 5 से स्टार्ट करते हैं, मनी से। ठीक है, चलिए तो मनी को देखते हैं। अच्छा, मनी के बारे में किसको नहीं पता भाई। मनी के बारे में ऐसा कोई है जो पहली बार सुन रहा है, अरे मनी क्या होता है। मनी से ही तो दुनिया चलती है। आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इसी उम्मीद के साथ कि फ्यूचर में बहुत पैसा कमाना है, अंधा पैसा कमाना है। मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने सीए के बच्चों को पढ़ा रही हूँ अलग से। मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी अंधा पैसा कमाना है, तो सबको अंधा पैसा कमाना है। तो उसी पैसे की बात हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में करने वाले हैं। ओके, तो मनी ना मॉडर्न टाइम्स का जो है सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारा इन्वेंशन है। वैसे ये मेडिवल पीरियड में भी आने लग गया था, कॉइन्स वगैरह, बट अब मॉडर्न टाइम्स में जो है बहुत तरीके के मनी हो गए हैं, जैसे मनी जो करेंसी नोट में है प्लस बैंक्स में है, वो सब चीजें। ठीक है, तो मनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है हमारे हाथ में। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन मैं बताती हूँ। देखो, आज से मतलब कुछ लंबे टाइम पहले, मतलब 600-700 साल पहले, वैसे बार्टर सिस्टम आज भी कहीं कहीं होता है। मेरी नानी का जो घर है वहां पे अभी भी मैंने एक बार देखा कि एक जगह बार्टर सिस्टम हो रहा था। ठीक है, तो ठीक है, अभी कहीं कहीं अवेलेबल है, पहले बार्टर सिस्टम हर जगह होता था। अब बार्टर सिस्टम है क्या, बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे एक गुड्स के बदले जो है गुड्स दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं शॉप में जाऊंगी, मेरे को 1 किलो चावल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, चावल जितने का आता है उतना पैसा दूंगी और चावल घर पे लेके आ जाऊंगी। बट पहले क्या होता था, जब मनी नहीं था तो हमको क्या करना पड़ता था, अगर मेरे को चावल चाहिए तो मेरे को उसके बदले कोई और चीज देनी पड़ती थी। तो जिसके पास चावल है मैं उसके पास जाती थी एंड मैं उसको बोलती थी कि देख भाई, मेरे पास ये चीज है, इसके बदले तू चावल देगा क्या। तो इस सिस्टम को, जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स मिलते हैं, इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। एंड बार्टर सिस्टम की कमी को दूर करने के लिए जो है मनी लाया गया। मनी का कंसेप्ट इसीलिए ही आया कि हम बार्टर सिस्टम की कमी को दूर कर सके। ठीक है, चलिए तो हम एक एक करके जो है बार्टर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी, वो देखना स्टार्ट करते हैं।
जैसे बार्टर सिस्टम में सबसे पहले लिमिटेशंस क्या है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका क्या मतलब है? फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे को चाहिए 1 किलो चावल, ठीक है, और मेरे पास जो है देने के लिए मान लीजिए 1 किलो गेहूं, ठीक है, मेरे को चावल चाहिए और देने के लिए मेरे पास गेहूं। अब मेरे को ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल हो और वो बदले में मेरे से गेहूं लेने के लिए रेडी हो। तो ये बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी ऐसे पर्सन को ढूंढना कि भैया उसको चावल बेचना है और गेहूं खरीदना है, ऐसे इंसान को मैं कैसे ढूंढूं? तो वो ढूंढना बहुत डिफिकल्ट था कि जिनके साथ हमारी वांट्स कोइंसाइड कर जाए, जिसको गेहूं चाहिए और मेरे को चावल चाहिए, तो ऐसा इंसान मिलना बहुत डिफिकल्ट था। तो ये पॉइंट है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब अभी हमारे दिमाग में क्लियर है कि हम 1 किलो चावल लेने जाएंगे तो इतने का मिलेगा, 1 किलो गेहूं लेने जाएंगे तो इतने का मिलेगा, बट पहले क्लियर नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चावल, मेरे पास चावल है और मेरे को बदले में चाहिए कपड़े, तो ये क्लियर नहीं था कि 1 किलो चावल के बदले कितने कपड़े मिलेंगे। सबसे पहली डिफिकल्टी क्या थी? फर्स्ट पॉइंट की डिफिकल्टी कि पहले तो उस पर्सन को ढूंढो जो चावल खरीदने के लिए रेडी हो और कपड़ा दे उसके बदले। चलो वो पर्सन मिल भी गया, लेकिन उसके साथ डीलिंग कैसे करे? मेरे को लगता है कि मेरे को 1 किलो चावल के बदले जो है 2 जोड़ी कपड़ा मिलना चाहिए। सामने वाली पार्टी को लगता है कि उसको क्या मिलना चाहिए? अगर वो 1 किलो चावल खरीद रहा है तो सिर्फ वो एक कपड़ा देने के लिए रेडी है। तो वहां पे जो है हम मेजर नहीं कर पाते थे कि किस चीज की वैल्यू कितनी है, जबकि जब हमारे पास पैसा आ गया तो मेजरमेंट करना बहुत ईजी हो गया। वैल्यू को मेजर करना हमारे लिए क्या हो गया? ईजी हो गया कि किस चीज की कितनी वैल्यू है। चलिए, ये तो दूसरी चीज, दूसरी कमी बार्टर सिस्टम की। तीसरी कमी क्या है बार्टर सिस्टम की? लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट मतलब पहले क्या होता था ना, देखो एक ना मॉडर्न चीज मैं बताती हूँ। कोई भी बिजनेस ना अगर बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है ना, तो उसका वन ऑफ द रीजन है क्रेडिट सिस्टम। अगर आप लोगों को ज्यादा उधार में दोगे ना सामान, तो वो ज्यादा आपसे खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उनको सामने से बेच के पैसा मिलेगा, फिर वो आपको रीपे करेंगे। लेकिन अगर कैश सिस्टम ही रहे हर जगह, तो बिजनेस को ग्रो करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो जो उधारी वाला सिस्टम है वो पैसे के केस में तो हो सकता है, लेकिन जहाँ पे गुड्स इन्वॉल्व है वहां पे हम उधारी कैसे दें? पॉसिबल ही नहीं है ना वहां पे उधारी देना, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। मान लीजिए मैंने उधारी में आपको चावल दे दिया और बोला कि 1 महीने बाद जो है रिटर्न करना, तो अब ये हो सकता है कि 1 महीने बाद जैसा मैंने चावल दिया था आप वैसा चावल रिटर्न ना करें, या हो सकता है कि चावल की क्वालिटी खराब हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस पहले जब मैंने चावल दिया था तो मेरे हिसाब से चावल की वैल्यू ज्यादा थी, बट अब जब आप रिटर्न कर रहे हो तब चावल की वैल्यू कम हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, क्रेडिट में जो है हम गुड्स को नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो 3 दिक्कतें बार्टर सिस्टम के अभी तक हमने गिनी। सबसे पहले दिक्कत क्या है कि भैया हमको ना कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं मिलता। वो पर्सन ढूंढना मुश्किल है कि भैया मेरे को चावल बेचना है तो वो भी चावल खरीदने के लिए रेडी रहे, एंड उसके बदले वो मेरे को गेहूं देने के लिए रेडी रहे। ऐसा पर्सन मिलना दिक्कत का काम। दूसरा क्या दिक्कत है हमारे को बार्टर सिस्टम में कि मेजर नहीं कर सकते वैल्यू को। ठीक है, मैं अपने चावल की ज्यादा वैल्यू कर रही हूँ, सामने वाला उतनी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो दूसरी दिक्कत ये। तीसरी क्या दिक्कत है कि यहाँ पे जो है हम क्रेडिट में किसी को चीजें नहीं दे सकते, क्योंकि ये होता है ना भाई, जब वो रिटर्न करेगा मेरे को तो मैं जो प्रोडक्ट उसको दी हूँ हो सकता है उसकी वैल्यू कम हो जाए, या उस क्वालिटी का प्रोडक्ट वो वापस मेरे को रिटर्न ना कर सके। एंड फोर्थ दिक्कत क्या है? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख सकते। इसका क्या मतलब है? जैसे पैसा है, अब 10 रुपए की नोट में आज रखूं, चाहे उसको 100 साल के लिए रखूं, 10 रुपए तो 10 रुपए ही रहेगा। हाँ, मनी की वैल्यू कम होती है वो एक अलग बात है, बट हम वैल्यू को स्टोर करके तो रख सकते हैं। बट लेकिन अगर मान लीजिए जब बार्टर सिस्टम था, मैं चावल गेहूं को स्टोर करके रख सकती थी क्या? नहीं रख सकती। हम एक लिमिट तक स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बाद अनाज में क्या होता है, कीड़े लगने लग जाते हैं, तो हम लंबे टाइम तक किसी भी चीज को स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, लंबे टाइम तक नहीं कर सकते थे। कुछ चीजें स्टोर कर सकते थे, जैसे मेटल्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये स्टोर किया जा सकता था, बट देन उसको भी स्टोरेज में फिर एक्स्ट्रा थोड़ा कॉस्ट इनकर करना पड़ता था। कैसे उसको प्रोटेक्ट करके रखें, उसमें एफर्ट्स लगते थे। ठीक है, तिजोरी के अंदर रखना पड़ता था। तो कुल मिला के ये बात है कि हम प्रॉपरली किसी भी चीज की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे बार्टर सिस्टम के केस में। चलिए, तो ये 4 कमी है बार्टर सिस्टम की। इसी वजह से जो है मनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आया।
ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया हमको कि मनी एग्जिस्टेंस में क्यों आया, बार्टर सिस्टम की कमी की वजह से। अच्छा, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ मनी देखते हैं जो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगी। चलिए साथ साथ में पढ़ते हैं। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक ऐसी चीज जो जनरली एक्सेप्टेड है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जैसे कि इंडिया में 10 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट, 100 की, 500 की, ये जनरली लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आप मेरे को 10 रुपए दो, उसके बदले में ये सामान दूंगा। तो ये जनरली जो है एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ एक्सचेंज है। एंड दूसरा काम, ये मेजर ऑफ वैल्यू है। हम मनी के थ्रू किसी भी चीज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कि 1 किलो चावल की वैल्यू इतनी, एक गुची के बैग की वैल्यू इतनी, एक BMW बाइक की वैल्यू इतनी। तो मनी के थ्रू जो है हम किसी भी चीज की क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरी, मनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, हमारे पास 1000 रुपए है तो उसकी वैल्यू जो है 1000 रुपए को हम स्टोर करके रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रखेंगे, आज रखें चाहे 100 साल तक रखें तो वो तिजोरी का तिजोरी में ही रहेगा, खराब नहीं होगा। जबकि गुड्स का खराब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, मनी एक मीन्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट को डेफर कर सकते हैं, फ्यूचर में रीपे कर सकते हैं। आज ना देके फ्यूचर में देने का ऑप्शन हमको कहाँ पे मिलता है, मनी के केस में, बार्टर सिस्टम में नहीं मिलता है। सो ये है हमारी मनी की डेफिनेशन। चलिए, तो ये तो क्लियर, बार्टर सिस्टम क्यों गंदा है और मनी क्यों अच्छा है। ठीक है, अब मनी सप्लाई क्या होता है। अब एक कंसेप्ट आया हमारे सामने, व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है। सो मनी सप्लाई क्या है, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मतलब किसी भी इकोनॉमी, एग्जांपल भारत को ले लेते हैं, भारत एक इकोनॉमी है, तो भारत में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे अभी कितना बजा है, मेरे घर में अभी बजी है 7:10 शाम के 7:10। तो 7:10 में इंडिया के पास कितना पैसा है, इसी चीज को हम बोलेंगे मनी सप्लाई। ठीक है, अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ मनी, कितना वॉल्यूम ऑफ मनी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में है किसी भी इकोनॉमी के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। चलिए, ये तो क्लियर कंसेप्ट मनी सप्लाई क्या होता है। ठीक है, अच्छा, मनी सप्लाई में ना हम कौन कौन सा मनी यूज करेंगे उसको याद रखिए। मनी सप्लाई में जो इंडिविजुअल के पास पैसा है वो इंक्लूडेड रहता है, प्लस दूसरा पैसा कौन सा इंक्लूड रहता है, जो बिजनेस के पास है। तो जो गवर्नमेंट और बैंक के पास जो पैसा है उसको हम मनी सप्लाई में एक्सक्लूड करते हैं, उसको हम मनी सप्लाई में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा लेते हैं, जो इंडिविजुअल के पास है वो, एंड दूसरा कौन सा लेंगे हम, दूसरा कौन सा पैसा लेने वाले हैं, जो बिजनेस फर्म्स के पास है। तो जो गवर्नमेंट के पास है और जो बैंक्स के पास है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं मनी सप्लाई से। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, मनी सप्लाई जो है एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट मतलब क्या, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखा जाता है। जैसे मैंने अभी बोला कि 7:10 में इंडिया के पास इतना पैसा है, तो ये चीज हो गई स्टॉक कंसेप्ट, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखा जाता है कि इस टाइम में कितनी चीजें हैं। ठीक है, तो मनी सप्लाई हमारा क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है, क्लियर। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि मनी जो है वो क्या होता है, मनी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। देखा मनी क्यों आया, तो बार्टर सिस्टम की कमी की वजह से आया। मनी की डेफिनेशन देखी हमने, फिर मनी सप्लाई देखा हमने। अब उसके बाद क्या देखने वाले हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो भैया मनी सप्लाई के जो है 4 मेजर्स होते हैं। ठीक है, कितने मेजर्स होते हैं, साथ साथ में बोलिए। 4 मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के। एक होता है M1, दूसरा होता है M2, तीसरा होता है M3 एंड फोर्थ होता है M4। M1, M2, M3, M4। जबकि M1 और M2 जो है इनको नैरो मनी बोला जाता है। ये बाद में मैंने डिस्कस भी किया है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ। M1 और M2 होता है नैरो मनी। एंड अगर हम M3 और M4 की बात करेंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। इनको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। चलिए, तो M1 M2 क्या होता है, नैरो मनी होता है। ठीक है, नैरो मतलब क्या, नैरो मतलब वो चीज होती है जो संकुची होती है, जो छोटी होती है। ब्रॉड मतलब ज्यादा, जिसमें ज्यादा चीजें इंक्लूडेड है, वो होती है ब्रॉड। ठीक है, M1 देखते हैं। M1 क्या होता है, M1 का दूसरा नाम क्या है, M1 का दूसरा नाम है ट्रांजैक्शन मनी।
M1 को ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रांजैक्शन मनी? क्योंकि ये वो पैसा है जिससे बेसिकली इसी पैसे से जो है हम ट्रांजैक्शन करते हैं, इसी पैसे से जो है हम खरीदी बिक्री का काम कौन से पैसे से करते हैं? M1 से। तो इसीलिए इसको ट्रांजैक्शन मनी भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो M1 में क्या क्या इंक्लूडेड है वो देखते हैं। M1 में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। पब्लिक के पास जितना भी पैसा है हाथ में, मेरे पास, आपके पास, बिजनेस के पास जितना भी पैसा है वो किस में आएगा? M1 में। तो जो भी करेंसी है हमारे हाथ में, चिल्लर, नोट्स, सब M1 में आएगा। ठीक है, M1 को जो है फिएट मनी भी बोला जाता है या फिर लीगल टेंडर मनी भी बोला जाता है। फिएट मनी एंड लीगल टेंडर मनी दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो M1 जो लोगों के पास पैसा है वो, ठीक है, करेंसी फॉर्म में या फिर कॉइन्स के फॉर्म में। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स मतलब क्या? कोई बैंक है, मान लो मेरा अकाउंट है SBI में, ठीक है, एंड मेरा वहां पे करेंट अकाउंट है, मतलब मैं जब चाहूँ वहां से पैसा निकाल सकती हूँ। ठीक है, चेक के थ्रू या फिर किसी भी माध्यम से जो है, जैसे मैंने किसी को गूगल पे कर दिया, किसी भी माध्यम से मैं तुरंत पैसा निकाल सकती हूँ। तो जहां पे हम तुरंत पैसा निकाल सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब मेरे को पैसा निकालना है तब मैं निकाल सकती हूँ। तो जो पैसा डिमांड डिपॉजिट है और कॉमर्शियल बैंक के पास है वो भी इंक्लूडेड होगा M1 मनी में। M1 देखो, M1 एकदम है ना, ये सब भूल जाओ। सबसे सिंपल चीज ये याद रखना कि जो पैसा सबसे ज्यादा लिक्विड है, लिक्विड मतलब तुरंत हम उस चीज को यूज करके कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट को तुरंत यूज नहीं कर सकते, उसको पहले तुड़वाना पड़ेगा फिर यूज कर सकते हो, तो वो M1 में कभी नहीं आएगा। M1 में वो पैसा आएगा जो सबसे ज्यादा लिक्विड है, जो तुरंत हम एनकैश करके कोई भी ट्रांजेक्शन कर सके। ठीक है, तो पहला जो हमारे हाथ में पैसा है, दूसरा हमारा डिमांड डिपॉजिट। क्या डिमांड डिपॉजिट में टर्म डिपॉजिट आता है? तो नहीं आता है। टर्म डिपॉजिट मतलब एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब एक टाइप का होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसको हमको कुछ टाइम के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ टाइम के लिए जो है हम जैसे 2 साल 5 साल के लिए सील कर देते हैं और उस टाइम तक हम इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो कभी भी M1 में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इंटर बैंक डिपॉजिट आएगा क्या? तो इंटर बैंक डिपॉजिट भी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक इंडसइंड बैंक है और एक ICICI बैंक है, तो अगर इंडसइंड बैंक ने ICICI बैंक में कुछ जमा करा के रखा है अपना पैसा, तो वो भी M1 में नहीं आएगा। ठीक है, तो M1 में क्या आएगा? एक नॉर्मल पब्लिक ने अगर कोई अकाउंट खुलवाया है बैंक में, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट किया है बैंक में, तो वो आएगा। ठीक, अच्छा, तीसरी चीज क्या आएगी? अगर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर किसी और के बिहाफ में कोई अपने में अकाउंट खोल के रखा है किसी और के बिहाफ में, तो वो भी आएगा M1 में, लेकिन ये बहुत कम, ये जो है बहुत स्मॉल पोर्शन रहता है। ठीक है, अगर RBI किसी और के बिहाफ में अगर पैसा रखा हुआ है तो वो भी आएगा M1 में। तो M1 में 3 चीजें आती है, कौन कौन सी? सबसे पहली चीज जो M1 में आएगी वो क्या होगी? जो भी हमारे पास करेंसी नोट्स है वो, इसको फिएट मनी एंड लीगल टेंडर मनी भी बोला जाता है। दूसरी चीज कौन सी आएगी M1 में? तो दूसरी चीज M1 में क्या आने वाली है? जो भी हमारी डिमांड डिपॉजिट है वो। और तीसरी चीज क्या M1 में आने वाली है? जो भी RBI होल्ड कर रहा है किसी और के बिहाफ में, तो वो भी किस में आएगा? M1 में आएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं M2 क्या होता है। एक सेकेंड, ये ओपन हो रहा है। चलिए M2 में क्या आएगा? तो M2 में आएगा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। जो भी सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के पास वो आएगा M2 में। ठीक है, तो M1 में जो है वो तो आएगा ही, प्लस उसके साथ क्या आएगा? जो भी हमारा पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट खोल के रखा है, सेविंग डिपॉजिट थोड़ा लंबे टाइम के लिए रहता है, तो जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट हमने खोल के रखा है वो आएगा M2 में। तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। सेविंग डिपॉजिट जो है उसको हम चेक के थ्रू विड्रॉ नहीं कर सकते। देखो, डिमांड डिपॉजिट को चेक के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है, सेविंग डिपॉजिट को चेक के थ्रू विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, ये हो जाएगा मिला के M2। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज क्या है? M3। M3 क्या होता है? M3 क्या होता है? इसको दूसरा कलर से लेते हैं हम, येलो। ठीक है, M3 क्या होता है? तो M3 मतलब M1 प्लस नेट
टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट मतलब जो लंबे टाइम के लिए जो है हमने बैंक में जमा करके रखा है, लंबे टाइम के लिए जो है हमने क्या क्या करके रखा है, बैंक में जमा करके रखा है वो पैसा। तो हम M3 में क्या लेंगे, जो भी M1 में है वो, प्लस जो हमारे पास कहाँ पे बैंक में जो हमने लंबे टाइम के लिए रखा है वो किस में आएगा, M3 में। और इसको जो है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी भी बोला जाता है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी क्या होती है, तो बताना पड़ेगा कि इट इज अ फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई विच इज डिनोटेड एज M3 एंड इट इंक्लूड्स M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। टाइम डिपॉजिट मतलब जो लंबे टाइम के लिए हम बैंक में रखते हैं वो। ठीक है, तो इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट बस बचा है, लास्ट कौन सा है, M4। तो M4 में क्या आएगा, M4 में आएगा M3, M3 आएगा। देखो अभी तक एकदम ध्यान से देखना, हमने जब M2 और M3 पढ़ा ना, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ रहा था पता है, यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा था M1, यहाँ पे M3 में भी आ रहा था M1, लेकिन हम M4 की बात करेंगे तो M4 में आता है M3। तो ये याद रखना, M4 क्या है, M3। ठीक है, M3 मतलब M1 भी इंक्लूडेड है प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा और क्या इंक्लूड करेंगे, टाइम टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जितना भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में हमारा पैसा है वो हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो M4 में क्या आएगा, M3 प्लस जो भी टोटल डिपॉजिट है विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक वो इंक्लूड करेंगे। लेकिन याद रखना इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको एक्सक्लूड कर देंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंक्लूड नहीं होगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को लेना है कि नहीं लेना है, तो नहीं लेना है। ठीक है, नहीं लेना है। जब हम M4 की कैलकुलेशन करेंगे तो जितना भी M3 है वो लेंगे, प्लस क्या लेने वाले हैं, प्लस जितना भी टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, लेकिन इसमें NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं करना है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, क्या क्या क्लियर हो गया, M1 क्या होता है, साथ साथ में जल्दी से रिपीट एक सेकेंड में। M1 क्या होता है, तो M1 जितना मेरे हाथ में पैसा है वो, जितना मैं एक ही बार में निकाल सकती हूँ, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। एंड तीसरी क्या चीज मैं इंक्लूड करने वाली हूँ, जो RBI होल्ड करता है किसी और के बिहाफ में, वो। ये हो गया M1। M2 क्या हो गया, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में मेरा जितना भी पैसा है वो। ठीक है, फिर हम देखेंगे M3 क्या होगा, M1 प्लस जितना भी नेट टर्म डिपॉजिट है या फिर नेट टाइम डिपॉजिट है विद बैंक, उसको लेंगे। M4 में याद रखना यहाँ पे M3 है प्लस क्या लेंगे, यहाँ पे जितना भी टोटल डिपॉजिट है सेविंग बैंक में, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, वो लेंगे। लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या करेंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए तो अब बस ये हमारा बस कंप्लीट होने ही वाला है। बस 2 मिनट में आपका और लूंगी, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, बस फिर आपका ये कंप्लीट। चलिए तो एक चीज बस देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, M1 और M2 को क्या बोलते हैं, नैरो मनी बोलते हैं, और M3 M4 को बोलते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, ये क्लियर, क्योंकि देखो जिसमें कम चीज आती है ना, M1 M2 में कम चीजें आ रही थी तो नैरो मनी, M3 M4 में ज्यादा चीजें इंक्लूडेड है तो क्या हो गया, ब्रॉड मनी। ठीक है, क्लियर। बस क्वेश्चन करते हैं और हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा एक चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। चलिए आप सब लोग ना साथ में कैलकुलेशन करेंगे ना, और अपना कैलकुलेशन करके जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना, जो भी आप सॉल्यूशन करेंगे उसकी पिक कमेंट बॉक्स में डालना, मैं देखूंगी। जिसकी अच्छी, इसके लिए भी गिफ्ट, इसके लिए भी सिलेक्टेड लोगों को गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, पक्का आपके घर में जिनको हम सेलेक्ट करेंगे उनको गिफ्ट मिलेगा ही, पक्का, मेरी तरफ से वादा है ये। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं M1 M2 M3 M4 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं देखूं सबसे पहले करेंसी विद पब्लिक के पास जो करेंसी है, क्या ये M1 में आएगी, तो ये M1 में आएगी। ठीक है, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, तो याद है दूसरी चीज जो M1 में आती है वो डिमांड डिपॉजिट है, तो ये भी आएगा। तीसरी चीज है अदर डिपॉजिट्स विद RBI के पास जो अदर डिपॉजिट्स हैं तो वो भी अपन लेंगे, तो ये ये भी आएगा M1 में। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को अगर हम टोटल करेंगे तो वो आएगा M1 में। तो क्या है 84,000 प्लस 68,000
प्लस 3612, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा। एंड ये आंसर है 1,55,612। आप सब लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे और मेरे को पोस्ट करके बताएंगे कि मैम देखो हमने आपके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया। ठीक है, चलिए दूसरी चीज निकालते हैं हम M2। तो M2 में क्या इंक्लूड होता है, M2 का फॉर्मूला क्या है, M1 प्लस, बताओ जल्दी से आप लोग कमेंट करो, आप लोग को टाइम दे रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो M2 में क्या आता है, M1 प्लस जितना भी सेविंग डिपॉजिट है विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, तो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बस आएगा। तो ये टोटल डिपॉजिट है, क्या ये लेना है कि M2 में, नहीं, याद रखना, ट्रैप में मत फंस जाना, टोटल डिपॉजिट नहीं लेना है M2 के केस में, सिर्फ सेविंग लेना है। तो हम क्या लेंगे, ये वाला, ये आएगा M2 में। ठीक है, तो M1 प्लस M2, सॉरी M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये आएगा M2 में। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 1,55,612 प्लस क्या लेंगे हम यहाँ पे 5,528, क्योंकि इतना पैसा जो है कहाँ पे है, सेविंग बैंक सेविंग पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में है हमारा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा M2। अब देखते हैं M3। M3 में क्या लेने वाले हैं, M3 का फॉर्मूला है M1 प्लस जितना नेट टाइम डिपॉजिट है विद बैंक, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो देखते हैं टाइम डिपॉजिट कहाँ पे है, तो टाइम डिपॉजिट ये रहा, टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, तो M1 कितना है हमारा, M1 है 1,55,612 एंड जो भी नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक है वो है 2,05,555। अगर ये दोनों को ऐड कर दिए तो हमारे पास आएगा 3,56,167। ये हो गया हमारा M3। अब लास्ट है M4। M4 में क्या है, तो जो भी M3 में आएगा वो, उसके अलावा हम और क्या ऐड करने वाले हैं, उसके अलावा हम टोटल डिपॉजिट कितना है पोस्ट ऑफिस बैंक के पास एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो टोटल डिपॉजिट कितना है पोस्ट ऑफिस के पास, ये रहा टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो हमारा M3 क्या आया था, हमारा M3 आया था ये, तो M3 हमने लिख दिया। M3 के अलावा और क्या लेना है हमको, जो भी हमारा क्या है टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, तो ये है 22,500। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 22,500 को ऐड कर देंगे, जिससे हमारा क्या आएगा 3,78,667। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा M4 निकल गया। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का सेशन जो है कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड जितना हो सके जो है वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं और बहुत ज़्यादा मेहनत करके और अच्छे नोट्स बना सकूं। चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।